गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है और वो एसेंशियलिटी जो क्राइटेरिया हैं, एसेंशियल एलिमेंट के जो क्राइटेरिया हैं उनको पढ़ा कि कौन सा एलिमेंट आवश्यक होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इस तरीके से 17 एलिमेंट्स की हमने बात करी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना। अब एसेंशियल एलिमेंट्स को उनके डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर विभिन्न प्रकार के जो फंक्शनिंग है उसके बेसिस पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। तो कह सकते हैं आवश्यक खनिज तत्वों को विभिन्न कार्यों के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है संगठनात्मक घटक तत्व। संगठनात्मक घटक तत्व, इसमें रखा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डर के नाम से जानते हैं। सेल में प्रोटीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो संरचनात्मक घटक के साथ साथ में एंजाइम के रूप में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेट करता है। ये सभी एंजाइम कहीं ना कहीं हार्मोन प्रोटीन होते हैं। तो इस तरीके से हमने संरचनात्मक घटक तो कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को संगठनात्मक, अच्छा एक नाइट्रोजन और है, नाइट्रोजन को संगठनात्मक तत्व माना जाता है। ठीक है, यह है कोशिका अथवा जीवों के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, इनके बिना इन्हें फ्रेमवर्क एलिमेंट भी कहते हैं ना। हाँ, फ्रेमवर्क एलिमेंट। ऐसे
अब दूसरी जो कैटेगरी है ऊर्जा उत्पादन से संबंधित तत्व, ऊर्जा उत्पादन से संबंधित तत्व। अब जैसे इसमें लिखा गया है mg प्लस प्लस क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, क्लोरोफिल इसमें एक हेड रीजन होता है, ये क्लोरोफिल, इसका जो सिर भाग होता है इसमें यहाँ Mg पाया जाता है। ऐसे साइड में होते हैं नाइट्रोजन, 4 पायरोल रिंग्स पाई जाती, ऐसे ऐसे। तो ये है हेड, इसमें सेंटर में Mg है और ये रीजन कहलाता है टेल। और ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का ये स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम देखें Mg। अब क्लोरोफिल में ही कैपेसिटी है कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा सकता है। ख़ास तौर से क्लोरोफिल ए, ये एसेंशियल पिगमेंट माना जाता है। सभी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले पौधों में ये आवश्यक रूप से पाया जाता है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी, क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है, ये अभी आप आगे समझोगे। बाकी सभी अन्य जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, कैरोटीन, जेंथोफिल, फाइकोब्लिन्स, ये सब आवश्यक वर्णक हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए आवश्यक है, अन्य सभी जो है सहायक है। तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो कह सकते हैं क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ऐसे मान सकते हो। अब दूसरी चीज़ है एटीपी के लिए कहा गया है। किसके लिए? एटीपी। तो फॉस्फोरस, क्या? फॉस्फोरस, पी, फॉस्फोरस की उपयोगिता एटीपी निर्माण में होती है। ठीक है, अब ये भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, एटीपी निर्माण में होती है। ऐसे एटीपी निर्माण
क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें किस रूप में पाया जाएगा? वो पाया जाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। एटीपी निर्माण क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं इसे। क्या? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया या कहें तो सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण क्या कहलाता है? निर्माण ऑक्सीडेटिव। कैसा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसे कहते हैं ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के रूप में होता है, के रूप में होता है। यहीं पर अगर एटीपी की और थोड़ी सी बात कर ले जाए तो एटीपी का मतलब होता क्या है? एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? ये तो इनमें 3 फॉस्फेट होते हैं और ये जो दो लहरदार वेव्स के फॉर्म में होते हैं लास्ट वाले, इन्हें हम कहते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड या हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है ये, और ये सिंपली एनर्जी बॉन्ड रहता है। कहा जाता है कि एक फॉस्फेट जब टूटता है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट होती है। तो एटीपी क्या है? एटीपी को हम ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। एटीपी ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। क्योंकि यह सीधे ही विभिन्न क्रियाओं में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, सीधे ही एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसीलिए हम करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब ये Mg और आपका ख़ास तौर से फास्फोरस, ये एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब अगला सेगमेंट बड़ा ही ख़ास है, वो ये तीसरा पॉइंट है एंजाइम का सक्रियकरण। क्या?
एंजाइम सक्रियकरण, एंजाइम सक्रियकरण, एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम। तीसरा पॉइंट है एंजाइम की सक्रियता में उपयोगी तत्व। ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम किसका है? तो इसमें सबसे पहली श्रेणी में आता है एमजी। एमजी ये किसको एक्टिवेट करता है? एमजी रुबिस्को को एक्टिवेट करता है। एमजी के द्वारा सक्रिय एंजाइम जैसे कौन सा? रुबिस्को। ये रुबिस्को ये प्रकाश संश्लेषण का एंजाइम है, याद करना होगा। अभी फोटोसिंथेसिस में हमें इसकी डिटेल चाहिए होगी। इसका फुल फॉर्म है रेबुलोज 1,5 बिस। रेबुलोज 1,5 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये ऑक्सीजनेज रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज पूरा नाम है। इसको सक्रिय करने का काम है Mg++ का। एक होता है पेप्केज। कौन? पेप्केज। ये आता है C4 प्लांट्स। C4 प्लांट याद करो, जिसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है, जैसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, तो उन्हें हम C4 प्लांट कहते हैं। पेप्केज। पेप्केज का फुल फॉर्म था फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, पेप्केज। तो दोनों ही किससे संबंधित हैं? फोटोसिंथेसिस। उपरोक्त दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। क्लियर? ऐसे। अब अगली कहानी में इसी पर बात करी जाए तो जैसे अगला है जैसे जिंक। जिंक है। अच्छा, Mg पर और बात की जाए। Mg श्वसन में भी एक्टिवेट करते हैं। तो श्वसन में Mg के जरिए होता है हेक्सोकाइनेज। कौन? हेक्सोकाइनेज। ये अच्छा, एक होता है
वो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हेक्सोकाइनेज को एक्टिव इस साल पीएमटी में नीट में क्वेश्चन बना था ये हेक्सोकाइनेज। तो ये किस में आ रहे हैं? ये है श्वसन प्रक्रिया। तो श्वसन प्रक्रिया के एंजाइम है। तो कह सकते हो कि एमजी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के एंजाइम को सक्रिय करता है। अब जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है जिंक, के द्वारा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सक्रिय। ऐसे एक होता है मॉलिब्डिनम, कौन? एमओ, मॉलिब्डिनम ये एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा नाइट्रोजिनेज सक्रिय। ये एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज को, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने और तो यहाँ नहीं दिए हैं, तो हम अब जैसे एफई है तो कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है Fe++ के द्वारा कैटालेज तथा एकोनाइटेज एंजाइम का सक्रियकरण। तो ये मैंने अपनी तरफ से आपको लिख दिया है। तो आप इनको हमेशा याद रखना, ये पीएमटी में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा मेटल किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, किसके सक्रियकरण में ये आवश्यक होता है। ऐसे। अच्छा, अब ये चौथा पॉइंट है इसके अंतर्गत, फिर से समझ लो। ये जो रुबिस्को है इसका फुल फॉर्म है रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये आगे चल के समझोगे, ये दोहरा कार्य करता है। ये ऑक्सीजन के साथ भी बंधुता शो करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी एफिनिटी शो करता है। तो होता ये है कि CO2 की अगर सांद्रता ज़्यादा है तो फिर CO2 से एफिनिटी करके ग्लूकोज बनाता है, और अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाए तो रुबिस्को फिर ऑक्सीजनेज की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसीलिए C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। क्लियर? अच्छा, पैपकेज क्या है? एक्चुअली C4 साइकिल में 2 बार CO2 का स्थिरीकरण होता है। एक बार CO2 स्थिरीकरण रुबिस्को करता है और एक बार CO2 का स्थिरीकरण आपका ये पैपकेज करता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये एक्चुअली सिर्फ कार्बोक्सिलेज है, इसमें ड्यूअल नेचर नहीं है, और ये CO2 को फिक्स करके मीजोफिल में बंडल शीथ के अंदर पहुंचाता है। मतलब ये कि ये सिर्फ CO2 को फिक्स करता है C4 प्लांट में, याद रहे ये। अब हेक्सोकाइनेज एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है एंजाइम, वहाँ
पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज लिंक रिएक्शन में आता है तो ये श्वसन प्रक्रिया में Mg एक्टिवेट कर रहा है। जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तो जहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस पढ़ी जाएगी वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मॉलिब्डेनम जब इसी लेक्चर में आगे चल के, इसी टॉपिक में आगे चल के हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे, वहाँ हमें Mg की रिक्वायरमेंट होगी। Fe के बारे में एनसीईआरटी ने सीधे सीधे बात नहीं की है, लेकिन जहाँ मिनरल्स वाले हिस्से में Fe का डिस्क्रिप्शन है वहाँ आप जाके देखोगे तो वहाँ कैटालेज एंजाइम लिखा है और एकोनाइटेज। ये एकोनाइटेज एक्चुअली क्रेब्स साइकिल में यूज होता है, तो उसको एक्टिवेट करने का भी ये काम संपन्न करता है। अब है ऑस्मोटिक पोटेंशियल का रेगुलेशन ये करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब परासरणीय विभव नियमन, या कह सकते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ऑस्मो रेगुलेटरी एलिमेंट्स परासरण नियामक तत्व। है ना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एलिमेंट ऐसे। अब इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम को रखा जाता है, तो कह सकते हैं इसमें कि पोटेशियम सम्मिलित होता है। याद करो हमने एक पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी पढ़ी थी, है ना, उसमें अपन ने पूरी डिटेल इसमें पढ़ी है। कह सकते हैं पोटेशियम सम्मिलित होता है, यह रंध्रों के खुलने व बंद होने को नियंत्रित करता है। कंट्रोल करता है। याद करो पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन हुआ था गार्ड सेल में, वो वैक्यूल में एंटर हुए थे, इससे वहाँ पर पीएच इंक्रीज हुआ था, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ था, अल्टीमेटली वहाँ पर स्टोमेटा के खुलने की प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। तो इस तरीके से कहा जाता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम 4 कैटेगरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और ऐसे। अब मैं आपको एक स्टार बना के यहीं पर लिखा देता हूँ जिस पर क्वेश्चन बन जाता है। एक क्रिटिकल एलिमेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं क्रांतिक तत्व, और क्रांतिक तत्व में हम पढ़ते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। तो ऐसे स्टार बना के जस्ट लिख लेते हैं, हम इसे कैटेगरी में नहीं रखेंगे, यहीं लिख लेते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट है, एक एक शब्द एक एक लाइन याद रहे, है ना।
कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट याद करने वाली और कुछ चीज़ें होती हैं समझने वाली। तो हम कह सकते हैं NPK को क्रांतिक खनिज तत्व माना जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक उपयोग होने वाले खनिज तत्व हैं। ठीक है, ये इन चीज़ों को आप याद रखना। क्लियर? ऐसे अब यहाँ पर एलिमेंट्स की बात शुरू हो जाएगी कि कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं जो किस तरीके से भाग लेते हैं। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न खनिज तत्वों की अब अपन स्टडी करेंगे। हालांकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस आपको स्टडी कराऊंगा। क्लियर? ऐसे तो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स का जो रोल है वो क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रो एलिमेंट का कार्य, रोल ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स, है ना। मैक्रो एलिमेंट्स का क्या रोल होगा। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन, है ना, N2। ये एक आवश्यक तत्व है। इसका अवशोषण होता है अवशोषण होगा इसका NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में अवशोषण है। अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, अन्य रूप में मुख्य रूप से तो नाइट्रेट, जबकि अन्य ये NO2 के नाइट्राइड के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है और अमोनियम के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। अमोनियम के रूप में भी अवशोषित भी होता है। ठीक है। अब ये घटक किस किस चीज़ का है। तो घटक के रूप में देखा जाए तो ये प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है। तो कह सकते हैं उपयोगी या संगठन उपस्थिति, यह प्रोटीन में किस रूप में? अमीनो एसिड। क्या?
अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन के रूप में हो गया, अमीनो एसिड के फॉर्म में। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, तो यहाँ होगा न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, या नाइट्रोजन बेस, क्या नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन होती है। इसके बाद में हार्मोन, हार्मोन जैसे इंसुलिन, इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन निर्मित, तो ये प्रोटीन से निर्मित, ठीक है। अच्छा जी, इसके कार्य क्या होते हैं? क्लोरोफिल, निर्माण में उपयोगी, ठीक है। इनकी कमी या अधिकता के जो लक्षण हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये बात है नाइट्रोजन की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन किस रूप में होता है? दूसरा एलिमेंट है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, है ना। तो एब्जॉर्प्शन किस रूप में होगा? अवशोषण, जितने भी मिनरल्स हैं वो आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है, H2PO4, है ना, H2PO4 माइनस, या फिर ये एब्जॉर्ब होगा HPO4 माइनस माइनस, इस रूप में एब्जॉर्ब किया जाएगा। अच्छा, ये संगठन किसका है? कॉन्स्टिट्यूट है मेम्ब्रेन का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, ये सब फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में इसकी ज़रूरत है। तो उपस्थिति, सेल मेम्ब्रेन में रहेगा, किस रूप में रहेगा बताओ? सेल मेम्ब्रेन में, याद है फॉस्फोलिपिड था, क्या? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है? जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें फॉस्फेट रहता है ना, नाइट्रोजन पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर एंड एक फास्फोरस जरूर मौजूद होता है। तो फॉस्फेट के रूप में, किस रूप में? फॉस्फेट के रूप में वहाँ प्रेजेंस होगा। इसके बाद में एटीपी में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा? एटीपी, एटीपी में तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, सिंपली लिख लेते हैं एटीपी, ये फास्फोरस एटीपी में एनर्जी के रूप में फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इनके जरिए, तो ऐसे, है ना। इसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट होगा कौन सा? वो है पोटेशियम। कौन? पोटेशियम। अच्छा, मैग्नीशियम लेते हैं पहले, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बड़ा इम्पोर्टेंट है। Mg प्लस प्लस मैग्नीशियम,
एब्जॉर्प्शन किस रूप में होगा? एब्जॉर्प्शन याद रखना Mg++, है ना, इस आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। और फिर उपस्थिति कहाँ होगी? क्लोरोफिल के सिर भाग में उपस्थित वलय भाग में, सिर भाग में उपस्थित वलय की केंद्रीय भाग में, ठीक है, केंद्रीय भाग में ये पाई जाती है। अभी अभी अपने डायग्राम बनाया था, उसके सिर भाग में Mg था, चारों तरफ उसमें नाइट्रोजन थे, है ना, Mg। इसके बाद में कहा जाता है एंजाइम सक्रियकरण। क्या? एंजाइम सक्रियकरण, ये आप देख चुके हो अभी अभी, सक्रियकरण, ठीक है। एक और चीज़ कही जा सकती है, Mg तथा Fe क्लोरोफिल निर्माण में उपयोगी या आवश्यक, है ना, ऐसे। अब इसमें एक एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन में कहा है Mg राइबोसोम की संरचना का नियमन करते हैं। कैसे? याद है? याद करो, हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा था। तो राइबोसोम में हमने पढ़ा था 0.001 mmg concentration is necessary for association of both subunit small and large। mg की सांद्रता अगर 0.001 m होगी तो दोनों उपिकाई जुड़ेंगी। अगर इससे सांद्रता कम हो जाए तो दोनों उपिकाई एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। और अगर ये सांद्रता 10 गुना बढ़ जाए तो फिर वो डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। याद करिए, है ना। तो Mg की जो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है, ऐसे ये है स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और ये है लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों को एसोसिएट करने में Mg का रोल होता है। तो ये Mg की मुख्य कहानी है जो हमने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फ़र। सल्फ़र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, तो सल्फ़र में हम कैसे पढ़ें? सल्फ़र के लिए जो ख़ास बात है वो मैं सीधे सीधे आपको लिखा रहा हूँ। सल्फ़र जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सल्फ़र, है ना, तो ये सल्फेट के फॉर्म में उपयोग होता है। सल्फ़र एस, है ना, अब्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सल्फेट मतलब SO4 ऐसे सल्फेट के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होते हैं। और सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं सिस्टीन और मिथ्योनिन में मुख्य रूप से पाया जाता है।
और कुछ कोएंजाइम के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे थियामिन है, बायोटिन है, कोएंजाइम में। फेरिडॉक्सिन में भी ये पाया जाता है। ठीक है, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो उपस्थिति कहाँ है? सिस्टीन तथा मिथियोनिन अमीनो एसिड में उपस्थित, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सिस्टीन मेथियोनिन में ये पाए जाते हैं। कोएंजाइम थियामिन आदि में उपस्थित। ठीक है, तो इस सल्फर की भी बात हो गई। ओके, अब बात होगी अब मैक्रो एलिमेंट्स की। किसकी? माइक्रो। तो नेक्स्ट हेडिंग है माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स, रोल ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स। रोल ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, सूक्ष्म तत्व। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं इसे Fe को, आयरन। आयरन पे बात करते हैं। फेरिक आयन के रूप में एब्जॉर्प्शन होता है आयरन, Fe++। एब्जॉर्प्शन फेरिक आयन, फेरिक आयन, फेरिक आयन के रूप में इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है Fe+++ के रूप में इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। आपको याद हो तो इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ होगी, है ना। तो नंबर 1 साइटोक्रोम में उपस्थित रहकर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, करता है रेडॉक्स रिएक्शन के जरिए, है ना। एक बात तो ये हो गई, याद करो कैटालेज, एकोनाइटेज, एंजाइम सक्रियकरण। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अगली कहानी ये है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन FD में उपस्थित। ठीक है, अच्छा ये लाइन में आपको अभी भी लिखा चुका हूँ Mg के साथ में। क्लोरोफिल निर्माण में Mg तथा Fe आवश्यक होता है। ठीक है, अब जैसे साइटोक्रोम आप अभी नहीं हमने आपको बताया है, याद करो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने लिखा था साइटो B, साइटो C1, साइटो C, साइटो A, साइटो A3, ये 5 तरीके के साइटोक्रोम वहाँ थे। क्लोरोप्लास्ट में हमने रासायनिक संगठन में बताया था
साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम एफ, ये दो तरीके के साइटोक्रोम वहाँ हैं, क्योंकि साइटोक्रोम के बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट संभव नहीं है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट अगर नहीं होगा तो फिर एटीपी का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कहीं ना कहीं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में कैल्शियम के। तो अगली कहानी है कैल्शियम की। नेक्स्ट रोल है कैल्शियम। ये सब एनसीईआरटी बेस ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई अलग से आपको नहीं बता रहा हूँ। कैल्शियम, कैल्शियम Ca++, एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा? एब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन के रूप में मृदीय जल द्वारा, मृदीय जल से अवशोषण इस रूप में होगा, है ना। अब ये कहाँ कहाँ संगठनात्मक घटक के रूप में होते हैं? तो उपस्थिति के नाम पर कह दो, कैल्शियम पैक्टेट, ये बात हम कर चुके हैं सेल वॉल जब पढ़ाई थी, के रूप में मिडिल लैमेला, कहाँ? मिडिल लैमेला में उपस्थित रहेंगे। अच्छा, इसकी उपयोगिता स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन है में भी पाई जाती है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये सेल वॉल निर्माण तो हो गया, रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। यह विभज्योतक तथा ऊतक विभेदन में आवश्यक, ये सारे पॉइंट याद करना है। क्लियर? तभी बात बनेगी। मिडिल लैमेला हो गया, ऑल्सो नीड ड्यूरिंग द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। सेल मेम्ब्रेन की काम में भाग लेते हैं, ओल्डर लीफ में एक्यूमुलेट होते हैं ऐसे। हाँ, पुरानी पत्तियों में इमोबिलाइज्ड तत्व के रूप में उपस्थित ठीक है। अच्छा, कोशिका झिल्ली की सामान्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक, ऐसे। तो इस सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, किस रूप में एब्जॉर्प्शन हुआ, इनका क्या क्या रोल है, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना के चलेंगे, है ना, ऐसे। तो ये चीज़ है ना।
आगे हम अगली सेगमेंट में और भी चीज़ों की स्टडी करेंगे। अच्छा, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम कुछ डिसीजेस पर बात करेंगे, जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ये सब चीज़ें, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।